हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस परफॉर्म्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट। आज की कक्षा में हम लोग हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हुए विवाहों के पंजीकरण के संबंध में चर्चा करेंगे। पंजीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिभा 2.0 बैच, जो प्रतिभा 1.0 बैच की तरह ही लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च को टारगेट करता है। ये बैच लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप सब लोग इस बैच को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के बारे में पढ़ेंगे और आज की क्लास आप सब लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करेगी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के संबंध में। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले हम ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर मैरिज रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस मैरिज रजिस्ट्रेशन का ये है कि इट प्रोवाइड्स लीगल प्रूफ ऑफ मैरिज। ये जो है विवाह का कानूनी प्रमाण प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ ये जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है अक्सर वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए, बैंक अकाउंट के संबंध में, प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में। ये जो है पंजीकरण सर्टिफिकेट जो है वो वीजा, पासपोर्ट, बैंक खाते, संपत्ति अधिकारों के लिए भी आवश्यक होता है। इसलिए भी मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी है, विवाह का पंजीकरण जरूरी है। इसके साथ ही साथ ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन। ये जो है पति पत्नी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव जो इशू किए गए थे, बहुत ही लीडिंग केस है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो डायरेक्टिव इशू किए गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उन डायरेक्टिव्स के बाद अब जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। तो सीमा बनाम अश्विनी कुमार के वाद में प्रतिपादित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अब विवाह का पंजीकरण ये जो है अनिवार्य है। तो ये तो हो गई महत्व की बात। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जो आवश्यक चीजें हैं विवाह के पंजीकरण के संबंध में, मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में, आइए हम उन महत्वपूर्ण बातों को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज की कक्षा में हम लोग उन मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन के संबंध में चर्चा करेंगे जो या तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत परफॉर्म हुए हैं या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत परफॉर्म हुए हैं। तो इसलिए इन मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, या ये फिर कहें कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने योग्य है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉ। इस बात का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है कि प्रयोज्य विधियां कौन कौन सी हैं या फिर एप्लीकेबल लॉ कौन सा है, कौन सा लॉ है जो पार्टीज पे अप्लाई होता है। क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर क्या वो स्पेशल मैरिज एक्ट है। और हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि दोनों ही पक्षकार अर्थात वर और वधु दोनों ही पक्षकार हिंदू हों। और हिंदू किस प्रकार हों? हिंदू जो जिस प्रकार परिभाषित किया गया है हिंदू शब्द हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, उस प्रकार हिंदू हों। तो हिंदू की जो परिभाषा है, जो शब्द हिंदू है उसकी परिभाषा वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही वाइड है और उसमें बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स ये सारे लोग जो हैं ये इंक्लूडेड है। तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है तो उसमें ये जरूरी है हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए कि दोनों ही पार्टीज
वो हिंदू हो, और हिंदू किस प्रकार हो, हिंदू इस प्रकार हो जिस प्रकार हिंदू शब्द परिभाषित है हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत। और या तो वो हिंदू मैरिज एक्ट होगा जो एप्लीकेबल लॉ होगा, या फिर जो है स्पेशल मैरिज एक्ट होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के संबंध में हमने अभी तुरंत चर्चा कर ली। अब स्पेशल मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए वो कपल जो है वो इंटरफेथ कपल हो सकता है, और ये सिविल मैरिजेस पर लगता है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 डे का नोटिस देना जरूरी है मैरिज के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेबल लॉ क्या है, इस बात का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है, और यह देखना होगा कि पार्टीज के संबंध में कौन सा लॉ अप्लाई होता है, क्या वो लॉ हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर क्या वो लॉ स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर पार्टीज पे हिंदू विवाह अधिनियम लगता है तो क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या आवश्यक जो है टिप्स हैं जिनको लेना चाहिए पार्टीज को विवाह रजिस्ट्रेशन के संबंध में, विवाह के पंजीकरण के संबंध में, आइए हम जानते हैं। तो अगर हिंदू विवाह अधिनियम लागू हो रहा है पक्षकारों पर, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हिंदू विवाह अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए पात्रता शर्त क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो संक्षिप्त में हम जानते हैं, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हम जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या क्या पात्रता शर्तें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहली जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वो ये है कि ब्राइड जो है उसकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और ग्रूम जो है उसकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, अर्थात वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और दोनों ही पक्षकार अर्थात ब्राइड एज वेल एज ग्रूम बोथ मस्ट बी हिंदूज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो जैसा मैंने इसके ठीक पहले अभी डिस्कस किया कि जो दोनों ही पक्षकार हैं अर्थात वर और वधु दोनों ही हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हिंदू होने चाहिए, यानी कि जो जिस प्रकार हिंदू शब्द परिभाषित है उसी प्रकार वो हिंदू होने चाहिए, अर्थात हिंदू शब्द की परिभाषा जो दी गई है उस परिभाषा के अंतर्गत जो दोनों ही पक्षकार हैं अर्थात वर और वधु वो दोनों ही हिंदू शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने चाहिए। और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि कंडीशंस लेड डाउन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कि जो आवश्यक शर्तें दी गई हैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत वो सारी शर्तें अवश्य ही पूरी होनी चाहिए। जैसे वो शर्तें क्या हैं, उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जांपल कंसेंट वैलिड होना चाहिए, पार्टीज सपिंडा नहीं होने चाहिए, या फिर पार्टीज मस्ट नॉट बी विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एटसेट्रा। तो कहने का मतलब अगर इसी बात को मैं हिंदी में आप सब लोगों को समझाऊं तो धारा 5 की सभी आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि सहमति विधिमान्य होनी चाहिए, वैलिड कंसेंट होना चाहिए, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड ना हो, या पक्षकार निषिद्ध संबंधों में ना आते हों इत्यादि। तो ये जो भी आवश्यक शर्तें धारा 5 के अंतर्गत दी गई हैं, ऑल द एसेंशियल कंडीशंस लेड डाउन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसके साथ ही साथ धारा 7 के अनुसार जो है मैरिज जो है दैट मैरिज मस्ट बी सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमरी राइट्स। तो धारा 7 ये प्रोवाइड करता है कि मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, मस्ट बी सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमरी राइट्स ऑफ द पार्टीज। तो ये इस शर्त का भी पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। इट इज मैंडेटरी दैट दिस पर्टिकुलर कंडीशन मस्ट ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। तो धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों से संपन्न होना चाहिए। तो ये जो है ये पात्रता शर्तें ये जो है बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए कि क्या वो शर्तें हैं, क्या वो पात्रता शर्तें हैं जिनका पूरा किया जाना बहुत ही आवश्यक है, जिनका फुलफिल होना बहुत ही आवश्यक है।
अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, कौन से दस्तावेज हैं जो आवश्यक हैं विवाह के पंजीकरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत। तो पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान का प्रमाण। अब पहचान कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? आधार कार्ड द्वारा, पासपोर्ट द्वारा, पैन कार्ड द्वारा, वोटर आईडी द्वारा। तो आइडेंटिटी प्रूफ बहुत जरूरी है, और आइडेंटिटी प्रूफ जो है आधार कार्ड के माध्यम से दिया जा सकता है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि के माध्यम से दिया जा सकता है। उसके बाद एज का प्रूफ, यानी कि आयु संबंधी प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र। तो आयु का प्रमाण पत्र कैसे दिया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से, हाई स्कूल सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो इन सारे दस्तावेजों से जो है आपको एज प्रूफ करना पड़ेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो पक्षकार हैं उनको अपनी रिस्पेक्टिव एज प्रूफ करनी होगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि पते का प्रमाण। तो पता कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? किसी यूटिलिटी बिल द्वारा, अगर रेंटल एग्रीमेंट है पार्टीज के पास, अगर पार्टीज में से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो रेंटेड प्रीमाइस में रह रहा है तो रेंटल एग्रीमेंट द्वारा, या फिर आधार कार्ड द्वारा। तो इस प्रकार एड्रेस का प्रूफ भी देना बहुत जरूरी है, पते का प्रमाण भी देना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैरिज को प्रूफ करने के लिए विवाह विवाह के संबंध में जो प्रमाण है वो कैसे दिया, वो क्या होगा? तो वो मैरिज इनविटेशन कार्ड दिया जाना चाहिए और फोटोज ऑफ द सेरेमनी ये दी जानी चाहिए, यानी कि विवाह का निमंत्रण पत्र और समारोह की तस्वीरें ये भी देना, इन इन चीजों का भी दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। के बाद जो अगले महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो क्या हैं? तो यूजुअली जो है कपल जो है, जो दंपति है, उसका पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए दंपति के पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ द कपल आर आल्सो रिक्वायर्ड। के बाद विटनेसेस की भी आवश्यकता होती है, अर्थात गवाहों, साक्षियों की भी आवश्यकता होती है, जो या अक्सर या तो 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं। और उन विटनेसेस की भी आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड होती है और एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। यानी कि गवाह जो हैं, जो साधारणतया 2 या 3 गवाहों की आवश्यकता होती है, और उन गवाहों का पहचान पत्र भी आवश्यक है, और उन गवाहों के पते का प्रमाण भी आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ एफिडेविट भी दिया जाना चाहिए पक्षकारों द्वारा। एफिडेविट किन संबंध में? इन विच रिगार्डिंग व्हाट? तो एफिडेविट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, डेट और प्लेस ऑफ मैरिज एटसेट्रा। तो शपथ पत्र का दिया जाना आवश्यक है। किस संबंध में? वैवाहिक स्थिति के संबंध में, राष्ट्रीयता के संबंध में, विवाह की तिथि और स्थान आदि इन चीजों के संबंध में। ये तो बात हो गई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, आवश्यक दस्तावेजों की। अब हम ये जानते हैं कि प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए सबसे जो पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अर्थात अधिकार क्षेत्र का निर्धारण। अधिकार क्षेत्र किसका? ऑफिस ऑफ एसडीएम और सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इन हुज ज्यूरिसडिक्शन मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड और इन हुज ज्यूरिसडिक्शन एनी ऑफ द हस्बैंड और वाइफ रिसाइड्स। तो इस प्रकार ज्यूरिसडिक्शन का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार अधिकार क्षेत्र का निर्धारण बहुत ही जरूरी है। अधिकार क्षेत्र किस बात का, किस चीज के संबंध में? तो उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम, या फिर उप निबंधक अर्थात सब रजिस्ट्रार, या फिर निबंधक रजिस्ट्रार का कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में या तो विवाह हुआ था या फिर वर या वधु में से कोई एक निवास करता है। तो पहली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रोसेस, अगला इंपॉर्टेंट मतलब इस प्रक्रिया का जो अगला चरण है वो क्या है? वो है टू फिल द मैरिज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो विवाह पंजीकरण आवेदन पत्र का भरा जाना ये भी बहुत आवश्यक है। जो भी कॉलम्स हैं उनको, रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं, उनको प्रॉपरली फिल किया जाना, उनका भरा जाना बहुत ही आवश्यक है।
और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको अभी हमने जिन डॉक्यूमेंट्स की संक्षिप्त चर्चा की थी, जिन डॉक्यूमेंट्स के संबंध में हमने ब्रीफली एक डिस्कशन किया अभी तुरंत, तो उन डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को अटैच किया जाना बहुत ही आवश्यक है। सभी आवश्यक दस्तावेजों और फोटो का संलग्न किया जाना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में दंपति को विटनेसेस के साथ अपीयर होना बहुत ही आवश्यक है, अर्थात गवाहों के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना दंपति के लिए बहुत ही जरूरी है विवाह के पंजीकरण के संबंध में। अब उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड फी अगर कोई है जो बहुत ही नॉमिनल होती है, तो वो जो निर्धारित शुल्क है उसका जमा किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और ये जब सारी चीजें हो जाएंगी तो जो है रजिस्ट्रार है या फिर सब रजिस्ट्रार है, वो जो है सत्यापित कर देगा इस पूरी प्रक्रिया को, और उसके पश्चात जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, यानी कि विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है निर्गत कर दिया। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया उस प्रोसेस का जो इन्वॉल्व है मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में। और वो कैसे मैरिजेज होंगे? ऐसे मैरिजेज जो हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत परफॉर्म किए गए हैं। कई स्टेट्स में जो है, कई राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी है। जहां तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो जो है, आइए हम उसको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, उसका भी एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो स्टेट सिविल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो पार्टीज हैं उनको जाना है। राज्य नागरिक पंजीकरण पोर्टल पर जाएं। जैसे यूपी के लिए जो है स्पेशल पोर्टल बनाया गया है, मैरिज यूपी में, स्टेट ऑफ यूपी में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्टल है। तो इसी प्रकार अगर किसी दूसरे स्टेट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में पोर्टल है तो आप उस पर जाएं, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरा जाना आवश्यक है। उसके बाद जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अपलोड किया जाना आवश्यक है, अगर पोर्टल परमिट करता है, अगर पोर्टल अनुमति देता है तो जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड किया जाना चाहिए। और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक किया जाना चाहिए इन पर्सन वेरिफिकेशन का, यानी कि व्यक्तिगत सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने का अगर प्रावधान है तो इस प्रकार व्यक्तिगत सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जाना चाहिए। और उसके बाद ये जब सारी प्रक्रिया हो जाए तो उसके बाद जो है मैरिज सर्टिफिकेट कैन बी कलेक्टेड और डाउनलोडेड आफ्टर अप्रूवल बाय द अथॉरिटीज। तो इस प्रकार जो है जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो प्राधिकारी गण द्वारा स्वीकृति के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है या डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध, जहां पे जो जब अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है जिन स्टेट्स में तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है। आइए, अब ये तो बात हो गई थी, ये तो बात हो गई हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न हुए विवाहों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में। आइए अब हम जानते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो विवाह संपन्न हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, और नोटिस मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 30 डेज। तो प्रस्तावित विवाह की सूचना का दाखिल किया जाना आवश्यक है, और सूचना कम से कम न्यूनतम 30 दिन की होनी चाहिए। और उसके बाद पब्लिक नोटिस डिस्प्ले किया जाएगा मैरिज ऑफिसर्स के ऑफिस में, यानी कि पब्लिक नोटिस शैल बी डिस्प्लेड एट मैरिज ऑफिसर्स ऑफिस, यानी कि सार्वजनिक सूचना विवाह अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं नोटिस पीरियड के दौरान, यानी कि सूचना अवधि में आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। और 30 दिनों के बाद जो है मैरिज सॉलेमनाइज किया जा सकता है, और 3 विटनेसेस के साथ, और जो है वही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन एंड देयर इट शैल बी रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इमीडिएटली, यानी कि 30 दिन बाद विवाह अधिकारी और 3 गवाहों के समक्ष विवाह संपन्न किया जाएगा, वहीं उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, वहीं उसका पंजीकरण हो जाएगा, वहीं वो विवाह रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा, और प्रमाण पत्र जो है जारी कर दिया जाएगा इमीडिएटली।
तो ये तो बात हो गई स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न हुए विवाहों के पंजीकरण के संबंध में। तो हमने दोनों ही विधियां जो हैं, अर्थात स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, दोनों ही जो एक्ट्स हैं, इन दोनों ही एक्ट्स के प्रावधानों के अंतर्गत जो मैरिजेस संपन्न हुए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के संबंध में क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमने संक्षिप्त तरीके से देखा और समझा। आइए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है प्रैक्टिकल टिप्स। तो क्या प्रैक्टिकल टिप्स है, जो क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, जो अगर स्किप हो जाएं तो पक्षकारों के लिए जो है समस्या हो सकती है, छोटी ही सही लेकिन समस्या हो सकती है। तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में, आइए हम जानते हैं। तो ये एडवाइजेबल है, या फिर एक तरीके से कहें कि ये पार्टीज के लिए बहुत ही जरूरी है कि दे शुड कैरी ओरिजिनल्स एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों की मूल और स्व प्रमाणित प्रतियां साथ रखा जाना पक्षकारों के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही साथ ये भी आवश्यक है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी to ensure that names of the parties match across all the IDs and other marriage related documents। अर्थात पक्षकारों के लिए ये पक्षकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके जो नाम हैं सभी आईडी और विवाह संबंधी दस्तावेजों में समान हो। उसके बाद उनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि विटनेसेस जो हैं वो रिलायबल भी हों और अवेलेबल भी हों, यानी इनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गवाह विश्वसनीय हो और उनकी उपलब्धता भी हो। दे मस्ट बी रिलायबल एंड दे मस्ट ऑल्सो बी अवेलेबल। इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द पार्टीज कंसर्न। और अगर और भी कोई दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता है तो इस संबंध में जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी चेक किया जाना चाहिए, उसको भी इस संबंध में विजिट करना चाहिए पार्टीज द्वारा। यानी कि अगर कोई और भी दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता है तो उस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट को जो है विजिट करें और आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन यानी कि जो अपडेटेड या फिर जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अद्यतन आवश्यकताएं हैं, उनकी जांच किया जाना भी आवश्यक है। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। इन बातों को ध्यान में रखने से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही एक तरीके से कहें तो आसान हो जाएगी। इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर द पार्टीज if these tips are taken into consideration, if these tips are kept in mind। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा और समझा और जाना। मैं आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस की तरह ये क्लास भी आप सब लोगों को इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो, आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।